हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आज हम लोग डिविडेंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेवेंट है सीए इंटर के लिए, सीएमए फाइनल के लिए, और जिनके में भी डिविडेंड चैप्टर है उन सब के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस देखो, डिविडेंड का पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डिविडेंड कुछ नहीं होता, एक पैसे होते हैं जो अपन देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड कैन बी दो टाइप की डिविडेंड होते हैं, फाइनल डिविडेंड, एक इंटरिम डिविडेंड। व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड इन डिविडेंड, डिविडेंड मीन फाइनल डिविडेंड। अगर आपको दे नहीं दिया रहेगा कुछ भी तो वो फाइनल डिविडेंड होता है। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट अ एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, जब दो मीटिंग के बीच में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। जनरल सेंस में डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट रिटेन बाय द कंपनी। गाइस, या तो कंपनी रिटेन कर सकती है प्रॉफिट, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो जब वो रिटेन नहीं करती तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट इन proportion टू द शेयर कैपिटल पेड अप टू एवरी मेंबर। डिविडेंड जो रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके प्रपोर्शन के, शेयर कैपिटल के प्रपोर्शन में होता है। गाइस, ये सब एकदम बेसिक चीज है, मैं तो बस आपको बेसिक ओवरव्यू रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इफ कंपनी इज चैरिटेबल कंपनी, अगर कोई कंपनी चैरिटेबल कंपनी तो डिविडेंड वो लोग नहीं बांट सकते गाइस, उनके में प्रोहिबिटेड रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 1 2 3, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है। 1 2 3 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो गाइस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं ना, वो लोग का काम है रिकमेंडेड करना रेट ऑफ डिविडेंड, एंड द जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वही अप्रूव करते हैं इनको एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल नहीं, सॉरी, नॉर्मल जनरल मीटिंग में। उसके रेट ऑफ डिविडेंड जो रहता है ना वो रिकमेंडेड बाय जो बोर्ड रहता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो डिक्रीज भी हो सकता है शेयर होल्डर से, बट इंक्रीज नहीं कर सकते। मतलब अगर कंपनी के डायरेक्टर बोल दी कि 5% होगा, तो शेयर होल्डर बोल सकते हैं कि नहीं 4% होगा, बट शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते कि नहीं 6% होगा। ठीक है, इट ऑल्सो मीन दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिकमेंडेड जीरो डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम एनी। अगर वो लोग बोले कि जीरो डिविडेंड होगा करके, तो जीरो भी हो सकता है, और उसके फिर शेयर होल्डर कुछ नहीं कह सकते उस बात को लेके कि नहीं 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 हमको डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फिर इवन इफ डिविडेंड नॉट पेड, अगर पे नहीं भी करता है 20 साल तक, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट बी स्यूड, उनको सू नहीं कर सकते आप कि नहीं डिविडेंड दो दो, आप तो डिविडेंड ही नहीं देते हो। 20 साल तक भी अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता डायरेक्टर का। और ये एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर प्रोवाइडेड ये है कि जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस का गैप है वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हो या फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो, डायरेक्टर के खुद में ले रहे हो सैलरी और किसी को कुछ नहीं दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में एक जेन्युइन गैप होना चाहिए। भाई, ज़रूरी नहीं है कि अथॉराइज करे आर्टिकल्स में तभी हम लोग डिविडेंड दे। डिविडेंड जो रहता है वो लॉ बोलता तो देना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर 3 टाइप के सोर्सेस है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के: करंट ईयर, पास्ट ईयर, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट जो रहती है वो डिविडेंड गारंटी करती है फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। गवर्नमेंट को जब कोई पर्टिकुलर कंपनी प्रमोट करनी होती है तो वो ग्रांट देती है। ठीक है, तो गाइस इससे पता चलता है कि हम लोग के पास दो ही सोर्स होता है, एक तो खुद के इस साल का या तो फिर पिछले साल का। ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट जो रहता है वो फ्रीली यूज कर सकते हैं अपन, बट अगर पास्ट ईयर है तो गाइस 3 साल का एवरेज लेते हैं अपन, और उसके बाद ही लास्ट 3 ईयर का अपन एवरेज लेते हैं, और उसके बाद ही उसका जो रेट बनता है उस रेट से ज्यादा का डिविडेंड अपन पे नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है द टोटल अमाउंट टू बी विड्रॉन फ्रॉम पास्ट ईयर प्रॉफिट कैन नॉट बी मोर देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। गाइस, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए अपना डिविडेंड का रेट। और थर्ड ये कि जो अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द विड्रॉल शुड बी नॉट लेस देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। उसके जो पैसे बचे हैं ना वो खुद बचे वाले पैसे 15% होने चाहिए। ठीक है गाइस, इसका एक अच्छा से एग्जाम्पल कर लेते हैं सो दैट यू यू विल फील क्लियर। ओके, तो देखो, पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ का, फ्री रिजर्व है 20 करोड़ के, टोटल करंट ईयर का प्रॉफिट है नील, पिछले साल के 3 प्रॉफिट का अपन देखे 3 साल का डिविडेंड 10% है। तो कैलकुलेट करते हैं पहली कंडीशन में। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, पिछले 3 साल का डिविडेंड का एवरेज लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद फिर और जो डिविडेंड रेट है वो कम से कम 10% रहना चाहिए। कंडीशन 2 क्या है कि हम लोग लेस देन 10% निकालेंगे फ्री रिजर्व और इन दोनों का टोटल से 120 का देखेंगे 10%, तो क्या आएगा 12। ठीक है, या फिर लेस, देखो इसमें निकाला भी हमने 12 आया। ठीक है,
तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हैं 12%, इसमें कितना दे सकते हैं 10%। ठीक है, और अपन थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन ये कि आफ्टर निकालने के बाद 15% रिमेन होना चाहिए उसमें। तो गाइस पहले कितना था 100 करोड़ था, इसका 15% कितना होता है 15, तो कम से कम 15 बचना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम रिमेनिंग 15 करोड़ होना चाहिए। तो कितना अपने पास मैक्सिमम डिविडेंड कितना हो सकता है लेस देन 5%, जो कि होगा 5 करोड़। ठीक है, 15 करोड़ बचना चाहिए गाइस। तो अभी अपने पास कितना 120 करोड़ है ना, सॉरी 20 करोड़ है, उसमें से 15 बचना चाहिए, तो कितना है 5 करोड़। तो यहाँ पर 5 करोड़ ऐसे आया है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ एक बार, देखो गाइस कंडीशन 3 है डिविडेंड के लिए। पहली कंडीशन ये है कि पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड लेते, जो कि गिवन अपन को क्वेश्चन में 10%, वही ले लिए, तो 10 करोड़ आ गया। 100 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 10 लाख। पहला कंडीशन फुलफिल। सेकंड बता रही हूँ, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि जो डिविडेंड है वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व को मिला के 10% दे सकते हो। तो ये कितना है 100 + 120 इज इक्वल टू 120 हो गया। 120 का 10% निकालेंगे अपन। ठीक है, तो कितना होगा, आई मीन 12% निकालेंगे। तो मैक्सिमम डिविडेंड 12% निकाल सकते हैं, तो कितना होगा 12 करोड़। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, मिनिमम डिविडेंड 15% दे सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल का। ठीक है गाइस, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल का 15% देने के बाद बचना चाहिए। ठीक है गाइस, तो देखो 100 करोड़ का 100 करोड़ का 15% निकाले तो कितना है 15 करोड़, जो कि मिनिमम बचना ही चाहिए, देखो यहाँ पर दिया है। ठीक है, 15 करोड़ बचना चाहिए, तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो। जब 20 है, 20 में से 15 चला गया तो कितना बचा 5, तो 5 करोड़ दे देना। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं इसका कैलकुलेशन। ठीक है, so that it is clear that the dividend is paid only at the rate of 5%, because only then all three conditions should be satisfied। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल कब हो रही है 5 करोड़ में, तो इसीलिए 5 करोड़ ही डिविडेंड देंगे। ठीक है गाइस, पेमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं। देखो पेमेंट प्रोसीजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर रेट जिस पर डिविडेंड रिकमेंडेड करेंगे। ठीक है, जो रेट रहता है वो की बोर्ड रिपोर्ट में उनका मेंशन रहता है, और एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिखाते हैं। एजीएम जो रहती है उसमें अपन वोटिंग लेते हैं शेयर होल्डर्स का, जो रिकमेंडेड करता है बोर्ड, उसमें वो लोग अप्रूव भी कर सकते हैं और डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। कंपनी विल ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके 5 दिन के अंदर जो कंपनी रहती है वो डिविडेंड दे देती है। 5 दिन के अंदर अलग अकाउंट में, उसको बोलते हैं इसरो अकाउंट, उसमें डाल देती है। ठीक है, फिर 30 डेज के अंदर ना वहाँ से निकाल के पे करना होता है। अगर वो पे करने में सक्सेसफुल रहती तो बहुत अच्छी बात है, अगर अनसक्सेसफुल रह गई, फेल हो गई, तो फिर उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। जैसे ही 30 दिन खत्म होते हैं, डिविडेंड जो रिमेनिंग है, जो अभी तक तुमने ट्रांसफर नहीं किया है, उसको 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 दिन कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा 7 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दोगे, जिसका नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, जो मनी वहाँ अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा उसको 7 साल तक प्रिजर्व रखना है। ठीक है, और 7 साल के बाद उसमें इंटरेस्ट भी आता रहेगा, और इंटरेस्ट और दोनों को मिला के संभाल के रखना है। और उसके बाद भी आपको वो इंसान नहीं मिला जिसको डिविडेंड देना था, तो आप उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दोगे 7 साल बाद इंटरेस्ट के साथ। कुछ रूल्स है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन काइंड, काइंड में नहीं दे सकते आप डिविडेंड, डिविडेंड को सिर्फ कैश में देना है, चेक में देना है, और वारंट में दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर जो डिविडेंड रहता है वो रजिस्टर शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर में जिनका नाम रहता है उनको मिलता है। ठीक है, डिविडेंड रहता है वो रिफ्यूज कैन बी रिफ्यूज टू शेयर होल्डर इफ द कॉल आर एरियर्स। अगर कॉल से इन एरियर्स है आपका ना, तो फिर आप रिफ्यूज कर सकते हो उसको डिविडेंड देने से। Revocation of dividend. General dividend are once declared at AGM become the debt due against the company। एक बार डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो जाता है तो वो एक उसके लिए डेट हो जाता है, डेट कंपनी के लिए डेट हो जाता है, वो उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। उसके लिए कोई भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट में बनाना अलाउड नहीं है। ठीक है, देर इज अ नो प्रोविजन इन कंपनीज एक्ट विच कैन अलाउ रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड। इसका रिवोकेशन नहीं बना सकते आप, कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकते डिक्लेयर्ड डिविडेंड का। ठीक है, इट मीन्स द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड, डिविडेंड रिवोक नहीं किया जा सकता। बट एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, किशन चंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
ठीक है, उसमें ये हुआ था कि जो डिविडेंड था वो रिवोक किए थे, उसको ना प्रूफ कर दिए थे शेयर होल्डर मीटिंग में ही पास्टल बॉटल की तरह। मतलब उसके उस मोड से वो लोग उसको बोल देते कि डिविडेंड हमको रिवोक कर दो, हमारे डिविडेंड को। ठीक है, तो इट मीन जनरल आंसर टू रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल, जनरली पॉसिबल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू दिस केस लॉ ऐसा हुआ था। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड गाइस, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो कि पे करती कंपनी जब सरप्लस प्रॉफिट रहता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो 2 साल के बीच में, ये 2 साल है, इन दोनों के बीच में कभी भी डिविडेंड पे कर देती है, तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। हाउएवर द प्रोफाइल आर नॉट प्रॉफिट्स आर नॉट प्रिक्विस फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। जरूरी नहीं है कि पे करना ही इच्छा करके, बट कर सकती है। इफ सरप्लस प्रॉफिट इंटरिम डिविडेंड कैन बी पेड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, इंटरिम डिविडेंड। अगर लॉसेस हो रहा है ना तब भी दे सकते हो, और उसका रेट रहेगा 3 साल के एवरेज डिविडेंड, और वो दो कंडीशन एप्लीकेबल होगी। और जो दो कंडीशन थी वो एप्लीकेबल होगी, विदड्रॉ डू नॉट अप्लाई ऑन इंटरिम डिविडेंड, विदड्रॉ ऑन विदड्रॉन ऑफ, अगर आप इंटरिम डिविडेंड को विदड्रॉ करते हो ना तो कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती उसमें। इंटरिम डिविडेंड इज नॉट सुटेबल और इट सब्स्टिट्यूट फाइनल डिविडेंड। गाइस जरूर ये सब्स्टिट्यूट नहीं करता बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि आप इंटरिम डिविडेंड देके अपना पल्ला झड़ा लो और फाइनल डिविडेंड नहीं दोगे, देना तो पड़ेगा ही फाइनल डिविडेंड। ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट डज नॉट मीन द फाइनल डिविडेंड इज एडजस्टेड इन इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट है ये अपना पनिशमेंट, अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा। जनरली पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड मेड इन 30 डेज। मैंने आपको बताया था कि 30 डेज के अंदर आपको डिविडेंड पे कर देना है। हाउएवर इट माइट बी गेट डिलेड, कभी कभी डिले भी हो जाता है। ठीक है, इन द सिचुएशन ऑफ नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट, जब नॉन पेमेंट हो रहा है या लेट पेमेंट हो रहा है तो कुछ पनिशमेंट्स है, जैसे कि 18% सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑफिसर जो रहेगा जो अभी तक पे नहीं किया डिविडेंड, उसको 1,000 रुपये पर डे का डिफॉल्ट लगेगा, और जेल भी हो सकती है 2 साल की। फिर से बता रही हूँ, 18% का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, जो ऑफिसर रहते हैं उसको 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से जेल हो सकती है, ऑफेंस लगेगा, और जेल 2 साल की हो सकती है। हाउएवर देयर शैल बी नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट अगर जो डिविडेंड है वो पे नहीं किए ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। ठीक है, कभी कभी जो रहता है नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑपरेशन ऑफ लॉ बोल देता है तो नहीं देते अपन, जैसे कि सम प्रोविजन लाइक नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट ही नहीं पे कर पा रहा आप तो डिविडेंड दोगे, इतने बड़े हो गए हो, नहीं दे सकते। वे शेयर होल्डर हैज गिवन सम इंस्ट्रक्शंस, शेयर होल्डर बता रखे कि ये बात मानना पड़ेगा तब डिविडेंड देना, तो वो वाली कुछ कंडीशंस अगर है तो। शेयर होल्डर डिमांडेड पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय पर्टिकुलर मोड, जैसे कि वो बोले कि हमको इस मोड से ही चाहिए तो उस मोड पे दोगे तो वो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, तो वैसे ही डिविडेंड देना है आपको, और उस वजह से अगर डिले हो रहा है तो बता सकते हो आप, उस समय आपको ये 3 पनिशमेंट नहीं लगेगी। व्हेन देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ शेयर्स, जब अपन को पता नहीं है कि किसका ओनर है, मतलब जॉइंट होल्डर भी रहता है ना, तो अपन श्योर नहीं कि किसको देना चाहिए, तो उस केस पे फिर जो डिविडेंड रहता है वो एडजस्ट हो जाता है कभी कभी कॉल्स एंड एरियर्स में, कॉल्स एरियर्स ऑफ कॉल्स सेम। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि डिविडेंड नहीं पे कर पाते, कुछ कुछ अनकंट्रोलेबल रीजंस आ जाते हैं उसके वजह से, तो इन सब केसेस में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। गाइस एग्जाम में आ सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पनिशमेंट ऑफ फेलियर ऑफ डिविडेंड, तो गाइस पूरा पेज आपको लिखना है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पूरा पेज लर्न हो गया होगा। मैं एक बार स्लो मोशन में स्क्रॉल कर लेती हूँ, आप रिवाइज कर लो। ठीक है गाइस, अनपेड डिविडेंड अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं आप। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का मतलब होता है कि हम पेमेंट करने की कोशिश किए थे बट फेल हो गए, हम अटेम्प्ट टू पे बट अनेबल टू पे। ठीक है गाइस, इट डज नॉट मैटर वेदर द इंटेंशन ऑफ नॉन पेमेंट और इंटेंशन ऑफ डिफॉल्ट, जरूरी नहीं है कि हम पे नहीं करना चाहते थे, वो पे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। जो मनी रहता है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हैं अपन 7 दिन के अंदर, मैंने आपको बताया था 30 दिन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो रहता है वो शेड्यूल बैंक में ही होना चाहिए। ठीक है, और जो मनी रहता है वो ट्रांसफर करते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम से, जिसको 7 साल तक संभाल के रखते हैं, मैंने बहुत बार बता चुका है आपको। नेक्स्ट सेक्शन है 125, अपना ये आ गया इन्वेस्टर एजुकेशनल प्रोटेक्शन फंड, जहाँ पे पैसा आ जाएगा अनपेड डिविडेंड के बाद, जैसे ही 7 साल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
जो फंड रहता है वो मेंटेन करती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल नहीं सॉरी एजुकेशन इन्वेस्टर एंड प्रोटेक्शन फंड वाले लोग फंड को ऑथराइज किए हुए हैं, ये यूटिलाइज करते स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, जो भी रिफंड किसी को करना था, इन्वेस्टर मनी को इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए काम करना था, ये सब काम वो लोग करते इस पैसों का। ठीक है, जब भी पैसा कंपनी डालती है इस फंड पे, तो वो 90 डेज के अंदर फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर 7 साल कंप्लीट होने के 90 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे पैसे डाल देने हैं। गाइज मैं आपको इसके बाद ना एक टाइम लाइन बना के सिखा दूंगी सब चीज़, ठीक है, आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। फिर इफ एनी इन्वेस्टर कम टू द कंपनी, कंपनी को मांगने आ गया कि यार मैं पैसे छूट गए थे यार दे दो करके, तो कंपनी क्या बोलेगी, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपके पैसे जा चुके हैं, वहाँ पे विद इंटरेस्ट आप ले सकते हो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद। When transfer takes place, company can send DIR हो गई DIR 5 to Investor Education and Protection Fund Authority so that authority issue acknowledgement। ठीक है, फिर डिटेल जो रहेगा ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टर से उनके पास। ठीक है, और ये पैसा 8 साल तक यहाँ पर संभाल के रखते हैं, मतलब ये जो फंड है वो 8 साल तक तुम्हारा पैसा संभाल के रखेगा। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉलोइंग आर द मनी ट्रांसफर टू दिस। इस फंड में और कहाँ कहाँ से पैसे आ जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन मनी का रिफंड होता है, मेच्योर डिपॉजिट्स होते हैं, मेच्योर डिबेंचर्स होते हैं जिसके होल्डर नहीं मिल रहे हैं, तो पैसे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर सेल प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रैक्शन शेयर्स। ठीक है, ड्यूरिंग अमलगमेशन, उसके बाद फिर मेच्योर प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आफ्टर 7 साल यहाँ पे आ जाते हैं उन लोग। ठीक है गाइस, फिर लास्ट अपना सेक्शन है जो कि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। इफ द शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू द कंपनी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड विल टेक इट पेंडिंग, कंपनी विल प्रोसेस द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी एंड द डिविडेंड अमाउंट इज पेड टू ट्रांसफरी ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो शेयर एप्लीकेशन अपन सबमिट करते हैं ना और कंपनी डिक्लेयर की डिविडेंड उससे पहले ना, तो हमको हमारे फेयर में वो शेयर भी मिल जाता है और डिविडेंड भी मिल जाता है। ठीक है, इफ ट्रांसफर एप्लीकेशन वो सबमिटेड आफ्टर द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के बाद पे किए, तो फिर उस केस में डिविडेंड डिक्लेयर्ड विल बी पेड टू ट्रांसफरर, और उस केस में फिर ट्रांसफरर के पास चले जाता है डिविडेंड, क्योंकि उससे पहले डिक्लेयर कर चुकी है ना, इसलिए। ठीक है गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होने वाली है, पर आपको बता दूं ये इसमें से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, अपन इतना सारा जो पढ़े हैं। ठीक है, मैं आपको टाइमलाइन बता देती हूँ जो मैं बोली थी, बताओगी, देखो गाइस इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। देखो, सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो उसके 30 दिन तक कंपनी प्रोसेस करती है चीज़ों को, उसके साथ यहाँ पर आपको डिविडेंड पे कर देती जिनका नाम है हमारे पास। ठीक है, इनको पे कर दी। अब 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, कोई भी रीजन से आपको पे नहीं हो पाया, तो ये डालेगी पैसा अनपेड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी। ठीक है, यहाँ पर ये 7 साल तक रहेगा। यहाँ पर कितने दिन था, 7 दिन, यहाँ 7 साल, और यहाँ पर था 30 दिन। ठीक है, 7 साल तक यहाँ रहेगा, फिर ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड फंड पे चले जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लोग 8 साल तक संभाल के रखेंगे आपकी चीज को। आई होप गाइस आपको टाइमलाइन की से समझ में आया होगा, अगर आपको आ रहा होगा समझ में तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे, और ऐसे ही मैं आपको हेल्प करते रहूँगी सारे सब्जेक्ट में। यहाँ पे अच्छे से टाइमलाइन बना के समझाती हूँ, रुक जाओ। देखो, ये देखो, यहाँ पे डिक्लेयर हुआ डिविडेंड डिविडेंड डिक्लेयर। ठीक है, ये 30 डेज है। ठीक है गाइस, यहाँ पे डिविडेंड पे पेड। ठीक है, ये 7 दिन है, 7 डेज। ठीक है गाइस, इसमें क्या करेंगे, अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, फिर ये 7 साल है, कंपनी संभाल के रखेगी, कंपनी के पास रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 7 साल कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे से 90 दिन, 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर ये ट्रांसफर कर देगी इनकम सॉरी एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देगी 90 डेज के अंदर। यहाँ पर फिर ये सामान 8 साल तक संभाल के रखेंगे इन लोग।
आई होप गाइस आपको इस टाइमलाइन से पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से डेज़ वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को हेल्पफुल लगती हो मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है गाइस तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, सो दैट मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके साथ ला सकती हूँ। और गाइस प्लीज़ मुझे टॉपिक बताइए कि किस चीज़ का आपको रिविज़न चाहिए। आई विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।